हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आपको जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में एसएससी जेई के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास सुपर कंडक्टर, उसके बाद है रजिस्टर, उसके बाद है कैपेसिटर एंड जो डी ऑप्शन है उसमें क्या है, इंडक्टर है। तो इसका सही आंसर होगा कैपेसिटर। हमारे पास ये जो चार कंपोनेंट दिए गए हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी जीरो होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। उसके बाद रजिस्टर है। रजिस्टर जो होता है कंपोनेंट वो हमेशा एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। उसके बाद जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। और जो इंडक्टर होगा वो एनर्जी को स्टोर करेगा किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, जो सारे हमारा सही आंसर है वो क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, जो एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, इसमें जो लीस्ट नंबर अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तभी करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास जो सुपर कंडक्टर है उसमें से भी इजीली करंट फ्लो कर जाता है, और जो कंडक्टर है उसमें से भी इजीली करंट फ्लो करता है। जो सेमीकंडक्टर है अगर उसको हम एनर्जी दें थोड़ी सी तो उसमें भी करंट फ्लो करने लग जाता है। हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा है जिसमें से करंट नहीं फ्लो करता, वो कौन सा है, इंसुलेटर। क्योंकि इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी गिनती बहुत कम होती है, इसलिए उन इंसुलेटर में से करंट नहीं फ्लो करता। तो जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या है, डी। ठीक है, डी ऑप्शन है हमारे पास इंसुलेटर के। इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है होते हैं बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है, वॉट यूनिट होता है पावर का। ठीक है, किसका होता है, पावर का। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, तो पावर का क्या यूनिट हुआ, वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें हमने सिंपल ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, यही रिलेशन दिया है ना ओम्स लॉ ने। ओके, इसमें क्या है, हमारे पास कौन कौन से क्वांटिटीज दी है हमारे पास। एक तो करंट दिया गया है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम। ठीक है, इन ओम्स का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या आता है, ओम। ऑफ अ रेजिस्टर व्हेन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर इज 40। ठीक है, 40 वोल्ट। ठीक है, जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। ओके, तो जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 40 वोल्ट। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू V बाय आई। तो V की वैल्यू कितनी है, 40, और I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमने जब 40 को 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 20। तो जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 20। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन 18 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर व्हेन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 0.67 ohm meter and the resistance of the wire is
12 ओम्स। ठीक है, इसमें हमने क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो हमने निकालना क्या है, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, ए को निकालना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, ओके, तो क्या होगा, रो L बाय हमारे पास क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ठीक है, रो कितना है हमारे पास, रो की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 0.67 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ है 18 मीटर डिवाइडेड बाय, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। तो मैंने सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, आप करके देख लेना। इसको हम जो 0.67 को मल्टीप्लाई कराएंगे 18 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 12, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा 1, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर जो बचेगा वो क्या आएगा 1 मीटर स्क्वायर। इसके सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्मिन द पावर इन वॉट ऑफ लैंप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फॉर अ गिवन सर्किट डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम है, उसमें क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है लैंप ए एंड लैंप बी की। ठीक है, दोनों की पावर को फाइंड करना है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 15, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास जी, आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम करंट को फाइंड कर लेंगे, I इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 40 बाय R की वैल्यू कितनी है 15। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.66। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा एम्पियर होगा। तो आप सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं पावर को। पावर को कैसे फाइंड करेंगे, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। ठीक है, इसलिए आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2.66 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हम जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसकी पावर फाइंड कर लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 70.76। ठीक है, आप कैलकुलेट करके फिर देखना, क्योंकि ऐसे नहीं आंसर निकाल लेना, पहले कैलकुलेट करना। अब जब इस जहाँ पर हम 5 को पुट कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 35.37, जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सी आंसर होगा। और इसको हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीज़न रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवीज़न रूल को आप अप्लाई करके भी इसको निकाल सकते हैं। उसमें क्या होगा कि पहले आप V1 की वैल्यू फाइंड कर लें। V1 की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल वोल्टेज है, ठीक है, टोटल वोल्टेज कितनी है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय जिस वोल्टेज के जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करना है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको जो जब पावर फाइंड करेंगे तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, V स्क्वायर बाय R का फॉर्मूला, V स्क्वायर बाय R का। अब दोनों फॉर्मूलों से वोल्टेज को निकाल सकते हैं, आप दोनों फॉर्मूलों से पावर को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो हम पावर को डिलीवर करते हैं। ठीक है, इसलिए जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा डी आंसर, करंट सोर्स।
जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी आंसर है, करंट सोर्स। ठीक है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है, और ये जो सभी एलिमेंट है वो क्या एलिमेंट है, जो हमारे पहले तीन एलिमेंट है वो हैं पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये एनर्जी को डिलीवर करते हैं, इसलिए पावर को डिलीवर करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट है द क्लोज पाथ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप। ठीक है, जब भी कोई क्लोज सर्किट होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, जब कोई क्लोज पाथ बनेगा तो उसको हम बोलते हैं लूप बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ओम्स लॉ। ठीक है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑलवेज, नो। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है करंट के, करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो इसकी सही स्टेटमेंट है वो क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। नेक्स्ट है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, हम ओम्स लॉ को, जो कंडीशन होती है ओम्स लॉ को, जो जिसको फुलफिल करना होता है वो क्या है कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए जहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा वहाँ पर हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। ठीक है, जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या, कौन सा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल। ठीक है, यूनिट क्या मतलब जो जूल है किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। वॉट किसका है, पावर का। वोल्ट्स किसके हैं, वोल्टेज के। एम्पियर किसका है, करंट का। तो जूल किसका हुआ फिर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बात कर रहे हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब आप सिंपली समझ सकते हो, सीरीज जो रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्टेड है वो सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज करते हैं हमारे पास ये भी 5 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम की रेजिस्टेंस है। तो जब हम इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 ओम। तो अब इसको हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या है, कहता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको 15 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 25। अब देखिए ये लार्जेस्ट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, 15 ओम। तो जो मेरे पास कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है, जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है वो कितना है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 25। ठीक है, 25। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी रेजिस्टेंस है वो 15 से ज़्यादा है, जो बड़ी रेजिस्टेंस से जो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो ज़्यादा होगी। तो बी में हम देख लेते हैं, मेरे को तो यही आंसर ठीक लग रहा है ए, तो बी को भी देख लेते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन, नहीं क्योंकि ये ज़्यादा हो गई है रेजिस्टेंस, स्मॉलर देन नहीं हुई है, जो 25 है 15 से ज़्यादा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है, बट जो 25 है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू दी, इक्वल टू तो है नहीं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू वो कितनी है, 25 है। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो जो हमारी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है वो कम आता है, सीरीज में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जो हमारा किरचॉफ लॉ है ना वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, किरचॉफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विद डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट से सर्किट बना होता है उस पर कभी भी ये अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एलिमेंट टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसमें देख लीजिए
जो करंट सोर्स है, रजिस्टर हमने लास्ट टाइम देखा था, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसमें देखा था कि जो रजिस्टर है वो क्या था, पैसिव एलिमेंट था। जो करंट सोर्स है, जो एनर्जी को डिलीवर कर रहे हैं, वो कौन से एलिमेंट होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो जे भी एक्टिव है, बैटरी भी एनर्जी डिलीवर करता है, पावर को डिलीवर करता है, इसलिए जे भी एक्टिव एलिमेंट हुआ। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है, वो क्या है, रजिस्टर की। ओके, होप सो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम डेली बेसिस पे वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। तो आप जो आपका एग्ज़ाम आएगा मार्च में या अप्रैल में एसएससी का, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। तो आप जो भी आज आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।